है। इधर मयंक सॉसेज खाते हुए आ रही थी, तभी वो फिर से उस बच्ची को देखती है जो अभी भी क्रॉप सर्कल्स ढूंढ रही थी। अब बच्ची को भूख लगी थी, इसलिए मयंक उसे सॉसेज ऑफर करती है, लेकिन बच्ची मना करते हुए कहती है कि मेरे डैड ने किसी भी स्ट्रेंजर्स के पास से कुछ भी खाने को मना किया है। तो फिर मयंक उसे चॉकलेट देती है, तो बच्ची कहती है कि चॉकलेट दिखाकर आप मुझे किडनैप करना चाहती हो, पर मेरे डैड ने मुझे बताया है कि चॉकलेट दिखाकर स्ट्रेंजर बच्चों को किडनैप करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, इसलिए चली चल जाओ वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। ये बोलकर वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करने ही जा रही थी, तो मयंक उसे रोकती हुई कहती कि डोंट वरी, मैं अभी पुलिस के साथ ही काम करती हूँ और हमारा इमरजेंसी 1 है 119, वो एम्बुलेंस जैसी गाड़ी देखी है ना। ये बोलकर मयंक साइलेंस की आवाज निकालने लग जाती है। इस पर बच्ची कहती है तो आप एक पैरामेडिक और बच्ची कितनी अवेयर है, ये देखकर मयंक काफी इम्प्रेस हो जाती है। इधर रियो सियोंग से खाने खाने के लिए चलने के लिए कहती है, लेकिन सियोंग तो मीटिंग के प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बिजी था, इसलिए उससे जाने के लिए कहता है, जिस पे रियो गुस्से में कहती है कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की और फ्रॉड्स के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सियोंग कहता है क्या बकवास कर रही हो, तो रियो से बताती है कि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है, वो तुम्हारी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देंगे, उन्होंने ऑलरेडी एज आर्किटेक्चर के फर्म को सिलेक्ट कर लिया और तुमसे बस फॉर्मेलिटी के लिए मिलने आने वाले हैं, शायद वो तुम्हारे आइडियाज को चुरा भी सकती हैं। और डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था तब मैंने ये बातें सुन ली थी, इसलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सियोंग से बारे में बताने के लिए मना करता है, वो कहता है कि मियों को मत बताना और तुमने ऐसा कुछ नहीं सुना यही मान लो, भले तुमने उनकी बातें सुन ली पर हमें कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए मुझे ऑफिशियली काम तो करना ही होगा। रियो से समझाती है कि तू बेकार में मेहनत कर रहा है, हम सबको पता है कि तू कितना कैपेबल है, पर ग्रुप वाले तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे तो क्या ही फायदा तेरा दिन रात एक करके मेहनत करने का। तो सियोंग से कहता है कि चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों हो, पर मैं आधे अधूरे मन से काम नहीं करता, मैं हमेशा बेस्ट देना देते आया हूँ और मैं आज भी दूंगा। तो रियो उस पर चिल्ला के कहती कि बेकार की जिद क्यों कर रहा है, मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो लोग कितने बुरे हैं, उन्हें किसी की मेहनत नहीं दिखती, तो बेकार में मेहनत क्यों कर रहा है। इस पर सियोंग कहता है तू शायद मुझे नहीं जानती और मेरे हार्ड वर्क की वजह से तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो रियो भी गुस्से में कहती है तो कि मैं भी इन सबसे बाहर हूँ और उसे बताकर जाती है कि मिस्टर मयंक भी ये जानना डिजर्व करते हैं। इधर लीना एक जिम में आती है जहाँ रियो का भाई डॉम जी ट्रेनर था। लीना को देख कर कि वो पहले ही डिस्करेज करने लग जाता है, उसे इस जिम के बुरे कंडीशन के बारे में बताकर इवन बॉस की चुगली भी करने लग जाता है। लीना उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती, तभी डॉम जी का बॉस से साइड हटाता है और लीना को साइन अप कराने के लिए ऑफिस ले जाता है। इधर मयंक रियो को उस बच्चे के बारे में बताती है और वो उसका नाम या पता भूल गई थी, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो उसे दोबारा मिलना चाहती थी। ये दोनों यहाँ डिनर करके वॉक पे चलने की बात करते हैं, तो मयंक सियोंग को भी बुलाने के लिए कहती है, लेकिन रियो उसे मना करती थी और कहती है कि अगर वो आया तो मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। मयंक समझ जाती है कि दोनों में फिर से थोड़ी फाइट हो गई है। इधर ऑफिस में मयंक पूरे जोश के साथ काम कर रहा था, पहले उनकी प्रेजेंटेशन और इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे आइडियाज भी देता है जो सच में बहुत यूनिक थे और उसे तो यकीन था कि ग्रिप इनकी कंपनी को ही चूज करेगी। पर अब यहाँ पे सियोंग को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि अगर जैसा रियो ने कहा तो वैसा ही हुआ तो मयंक को भी बहुत बुरा लगेगा, उसकी मेहनत भी बर्बाद होगी। लेकिन सियोंग यहाँ पे डिस्करेज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने नहीं पता था और अपना काम भी कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे हम मयंक को देखते हैं जो कि कन्वीनियंट स्टोर पे टॉफी लेने जाती है। यहाँ पे एक बार फिर से दानो और मयंक एक साथ उस टॉफी को निकालते हैं। वो दोनों इस बार एक दूसरे को चिढ़ते हुए कहते हैं ओ रिपोर्टर। तो फिर दानो कहता है कि हमारा टेस्ट इतना कैसे मिलता है। मयंक कहती है कि इस बार पक्का मैंने पहले हाथ रखा था, इसलिए ये टॉफी मुझे दे दो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और सिर्फ मैं ही इसे खाती हूँ। इवन ये स्टोर वाली भी सिर्फ मेरे लिए ही इस फ्लेवर की टॉफी को लाती है। इस पर दानो कहता है कि तो आज से इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, पर तभी पार्ट टाइमर ये टॉफी का उस टॉफी का बॉक्स ले आती है और दोनों ही खरीद कर बाहर चले आते हैं। बाहर आकर दानो उसे अपनी कार में लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन मयंक मना कर देती है। तो वो नोटिस करती है ये कार तो उसी मड फ्लैट वाले की जिसने ट्रैफिक क्लियर कराने में हेल्प की थी। तब तो उसे इम्प्रेस थी, लेकिन अब वो चिढ़ जाती है क्योंकि बार बार दानो उसकी फेवरेट चीज छीनने आ जाता है। दानो घर आकर अपने सामान की अनपैकिंग करने लग जाता है, जिसमें उसे एक कैमरा मिलता है जो कि कैमरा की कार्ड में उसे 2007 और 8 में हुए ओलंपिक सिलेक्शन मैचेस का वीडियोज एंड फोटोज मिलते हैं, जिसमें नेशनल स्विमिंग कॉम्पिटिशन की फोटोज थी जो सियोंग ने जीता था। तो उस मैच के दौरान दानो ने सियोंग की काफी सारी फोटोज की थी। इन फोटोज में से एक में सियोंग और रियो की भी फोटोज थी। तभी दानो ने रियो को पहली बार देखा था। दानो सियोंग को ये फोटोज देता है और उसे ये कोइंसिडेंट के बारे में भी बताता है। तो मयंक यहाँ पे सियोंग रियो के बारे में पूछता है। सियोंग कहता है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन ऑफिस के बाहर आते ही रियो को वो लोग सामने देखते हैं। रियो उनके साथ मीटिंग वाली जगह पहुंच जाते। सियोंग उससे पूछता है कि तू तो नहीं आने वाली थी। रियो कहती है क्योंकि मुझे तेरी चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी इंग्लिश तेरे सर के ऊपर से ना निकल जाए। अगर उन्होंने इंग्लिश में गाली दी तब भी तो कुछ नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैं आ गई, कम से कम उन्हें उन्हीं की भाषा में गाली तो दे सकती हूँ। सियोंग कहता है कि हाँ गाली देने में तू तो एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही नोकझोंक में फिर से दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो
हो जाता है। तभी यहाँ पर ग्रिप वाले आ जाते हैं। इसमें से एक क्रिश नाम का बंदा होता है जो कि ग्रिप का चीफ प्रोडक्शन डिजाइनर था। ये उसके साथ भी काम कर चुकी थी, पर वो उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इवन मीटिंग में भी वो गुमसुम रहती है। पर क्रिस तो रियो की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लग जाता है। वो आगे कहने लगता है कि रियो हमारी बेस्ट एम्प्लॉय थी, वो अकेले कई लोगों का काम करती थी, पर पता नहीं अचानक क्या हो गया कि वो कोरिया जारी कहकर वापस चली आई। इसलिए हम सब थोड़े डिसअपॉइंट थे। फिर से देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहे हैं। तो जेनिफर इन सब की लीड है। इनके साथ 2 और एम्प्लॉय आए थे, क्रिस, ये दोनों और रियो, चारों एक ही टीम पे काम करते, जहाँ ये तीनों रियो से काम करा लेते थे और इनके छोटे दोस्त बन करके तारीफ करके और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर ये तीनों हमेशा उसका काम निकलवाते। लेकिन एक दिन इन तीनों की बात सुन ली थी, जहाँ ये तीनों रियो का ही मजाक उड़ाते क्योंकि वो आसानी से इनकी बातों में आ जाती थी और ये लोग अपना सारा काम करवा लेते थे और खुद पार्टी में चले जाते थे। रियो को यही सब बार बार याद आता था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर आती है। इधर प्रेजेंटेशन भी खत्म होता है। जेनिफर क्रिस से बात करने के लिए बाहर आती है, जहाँ जेनिफर को इनका प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगता है। इवन एज आर्किटेक्चर भी अच्छा लगता है, लेकिन क्रिस कहता है कि ये लोग अभी नए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जैसा हमने डिसाइड किया था एज आर्किटेक्चर फर्म को ही ये प्रोजेक्ट देना चाहिए। जेनिफर मीटिंग रूम में आ जाती है। अब रियो ने इन दोनों की बात सुन ली थी, तो क्रिस फिर से रियो को परेशान करने लग जाता है और यहाँ क्रिस की बात हमें पता चलता है कि 3 साल पहले रियो के साथ कुछ तो हुआ था, जिस बारे में सुनते ही रियो को गुस्सा आ रहा था, पर ये क्रिस तो उन्हें मैनिपुलेट करने ही लगा था। एवन उसे कहता है कि तुम तो मेरी जेनी थी, एक स्मार्ट पंक्चुअल एआई थे, तुम कम फोन न थी, तुम हमें छोड़कर चली, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तुम आसानी से बातों में आ जाती थी, याद है ना? ये कहकर वो उसे सर पे हाथ फेरने लगता है। जैसे सियोंग देख लेता है तो वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ पीटने जाता है, तो क्रिस उसे धमकी देने लग जाता है, शायद जानता नहीं तूने किसका कॉलर पकड़ा है, मैं चाहूँ तो तेरी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूँ। ये सुन रियो से छुड़ाने आती है, पर क्रिस तो उन्हें ही गाली दे रहा था, जिससे सियोंग को तो और गुस्सा आता है। पर रियो तो उसे पीछे करके क्रिस से माफी मांगती है, उसे कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं इनकी कंपनी का काम छोड़ रही हूँ, तुम्हें जो भी कहना है मुझे कहो, इनकी कंपनी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये अप्रूव क्रिस को उनकी इंसल्ट करने लग जाता है। इवन रियो को माफ करने के लिए प्लीज के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे रियो को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे एक खींच के थप्पड़ लगाती है और कहती है कि प्लीज तो मेरी सैंडल भी नहीं गएगी। ये बोलकर उसे घुटने में खींच कर मारती है और कहती है कि पहला थप्पड़ मेरे दोस्तों को इंसल्ट करने के लिए और दूसरा लात एक फॉर्मर कलीग की ओर से, इसलिए तू जैसे करेक्टर रेस्ट और बेशरम आदमी को। यहाँ पे क्रिस डर के मारे चुप हो जाता है। फिर कुछ कहने जाए इससे पहले रियो कहती है कि याद रखना, तूने जो कंपनी के साथ कुछ भी किया, तूने जो घोटाले किए हैं उसके प्रूफ ढूंढने मुझे टाइम नहीं लगेगा, तेरे खिलाफ सारे प्रूफ मैं जब चाहे ग्रिप भेज सकती हूँ, इसलिए याद रखना। ये बोलकर वो चली जाती है। सियोंग उससे बात करने जाता है, पर रियो कहती है कि वो अभी थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती है, लेकिन सियोंग उसे दूर से फॉलो करता है। अब हील्स की वजह से रियो पैर में दर्द होने लगता है, इसलिए सियोंग उससे स्लीपर्स ले आता है। रियो से क्रिस और गैंग के बारे में बताती है और कहती है कि शायद मेरी ही गलती थी, इसलिए मैं कंपनी छोड़ छड़ कर चली आई। सियोंग कहता है तेरी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने जो तेरे साथ किया वो हरेसमेंट था, तू तो बस उसे दोस्त समझ के काम कर रही थी, इसलिए अपने आप को ब्लेम मत कर। रियो को अभी भी ठीक नहीं लग रहा था, इसी सियोंग उसे अपने साथ कर्स वैली में ले जाता है, जहाँ वो लोग मानते थे कि अगर लॉक्स में पूरे दिल से कुछ भी रख कर यहाँ रखा जाए तो वो सच हो जाता है। इसलिए सियोंग एक लॉक उठाकर क्रिस के बारे में उल्टा सीधा लिखने लग जाता है, क्रिस और गैन के साथ क्या क्या बुरा होना चाहिए। तो फिर में रियो भी उसे ज्वाइन करती है, दोनों मिलकर उन सबके बारे में बहुत बुरा लिख देते हैं। इसलिए रियो को बहुत ही अच्छा लगता है। रियो कहती है कि इन लोगों ने के पॉप और के ड्रामा तो बहुत देखा होगा, पर इन्हें के इस सुपर स्टेशन के बारे में पता चलेगा, ये बोलकर दोनों ही खुश होते हैं। रियो सियोंग से कहती है आज तुमने तो इम्प्रेस कर दिया। सियोंग कहता है कि ये मत बोल रहा कि तू मुझे पसंद करने लगी है, वरना तुझे भी कर्ज दे दूंगा। रियो उसे बकवास बंद करने के लिए कहती है, बताती है कि तूने जिस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन रखा, सब कुछ जानकर भी उससे मैं इम्प्रेस हुई, इसलिए मैंने भी ठान लिया है कि मैं भी अपने ड्रूम को ढूंढ कर ही रहूंगी। तभी ना मेयोंग का कॉल आता है, जो उन्हें खुशखबरी देता है कि हमें ग्रिप का प्रोजेक्ट मिल गया, पर इस ब्रांच ऑफिस का नहीं बल्कि ग्रिप के एक फ्लैगशिप स्टोर का, जो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। सियोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, तो मेयोंग बताता है कि जेनिफर को हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा और रियो को एक खुशखबरी बताता है उस क्रिस को भी उस कंपनी से निकाल दिया है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्रिस को मार पड़ी थी, तब वो मीटिंग रूम में आकर मेयोंग पे चिल्ला रहा था, उसकी इंसल्ट करके उसकी धमकी दे रहा था, पर मेयोंग ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे यहाँ एक और बड़ा रेवलेशन होता है कि मेयोंग इंस्टाग्राम पे ग्रिप के वाइस प्रेसिडेंट का फ्रेंड था। दोनों की कॉमन इंटरेस्ट होने की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया था, जिससे उनकी काफी बातें भी हुई थी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। इससे कल ही उसे पता था कि जिससे वो चैट कर रहा था वो तो ग्रिप का वाइस प्रेसिडेंट है और मेयोंग ने ये सारा रिकॉर्डिंग उसे भेज दिया था, जिस वजह से क्रिस को निकाल दिया गया था। अब वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो सियोंग ये दोनों गुड न्यूज को रियो को बताता है और रियो तो बहुत ही ज्यादा शॉक और खुश भी होती है। अब वो खुशी के मारे सियोंग को गले लगाती है, जिससे फ्लैशबैक शुरू होता है 2007 स्विमिंग नेशनल का, जिस दिन रियो अकेले सियोंग को चेयर करने आई थी, जबकि उस दिन उसका एग्जाम था। यहाँ पे सियो उसके बारे में पूछता है तो कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा मैच जरूरी था। तो सियोंग उसे एज अ थैंक यू फोन गिफ्ट करने की बात करता है, पर रियो मना कर देती है, तो सियोंग उसे अपना मेडल ही पहना देता है। और इसी टाइम पे दानों ने इन दोनों की फोटो खींची थी, दोनों बहुत ही हैप्पी होकर घर पर आने लगते हैं। यहाँ सियोंग का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जो टाइम कैप्सूल में लिखा था, जो फाइनल मैच में मेरे डॉम तक मुझे चेयर करने नहीं आए थे, पर रियो तो अपना एग्जाम छोड़ कर मुझे चेयर करने आई थी। तब मुझे रियलाइज हुआ था कि
मैं रियो को इतना पसंद करता हूँ बचपन से लेके अब तक मुझे कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब मैंने उसे पसंद नहीं किया हो। पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुआ उसे अपनी फीलिंग्स बताने की। मुझे डर था कि कहीं वो हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए, इसलिए अभी नहीं, जब हम दोनों 20s में होंगे तब मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताऊँगा। लेकिन दोनों जब अपने 20s में आए तो रियो तो यूएस चली गई और अपने आगे की पढ़ाई के लिए, और सियोंग एक बार उसे मिलने के लिए यूएस आया था, जिनसे लेकर रात तक रियो बस बहुत सारी बातें करती है। तब उसे बताती है कि यहाँ वो कितनी अकेली है, उसका कोई यहाँ दोस्त नहीं है। सियोंग उसे उस मॉल से भेजे हुए सारी चीज़ें देता है और आखिर में उसे सारी फेवरेट्स कॉमिक्स देता है, जिन्हें देख कर रियो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इमोशनल होकर कहती है कि तू सबसे बेस्ट है, या ये बोल के उसे गले लगा लेती है और थोड़ा रोने लगती है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। पर तभी वो सियोंग के करीब आने लगती है। इससे सियोंग की तो हार्ट बीट तो फास्ट हो जाती है, लेकिन वो उसे कंधे पे रख कर सो जाती है। इसे साथ ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से सियोंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है।